खान सर पर अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगाया है। अनर्गल बयानबाजी कर रहे खान सर, अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि खान सर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर अपनी दुकान चला रहे हैं। खान सर आंदोलन हाईजैक करने आ गए हैं। खान सर की यहां कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। इसी बीच खान सर भी सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, बीच में वहां से वो चले गए और अब बड़ा आरोप अभ्यर्थी खान सर पर यह लगा रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं अभ्यर्थियों को खान सर और आंदोलन हाईजैक करने के लिए आ गए। खान सर की यहां कोई जरूरत नहीं है। सही चल रहा है। एक शिक्षक कभी इस तरह का दुराचारी नहीं हो सकता है। तमाम प्रकार का अनर्गल कमेंट करता है वो खान। शिक्षक जो है एक मर्यादा में रहता है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के सिवा उसका अपना स्वहित कुछ नहीं होता है। लेकिन खान इकलौता इंसान है, जैसे ही मैंने उसको चुनौती दिया कि तुम सरकार खिलाफ बोलो, खान तुरंत यहाँ से भाग निकला और उसको हम पकड़ने के लिए आए थे। अगर पकड़ा जाता तो खान को जबरदस्ती लेके जाते, चल अब बोल छात्रों के खिलाफ। लेकिन खान के समझ कितना आग है ना कि छात्रों को खाली सपना दिखाता है। और देखिए 4 दिन 5 दिन गायब था यहाँ, देखा कि अब कोई नहीं है तो खान यहाँ हाईजैक करने के लिए आ गया। छात्र लड़ेंगे, छात्र कैपेबल है, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये आगे चल के सिविल सेवा के अधिकारी बनेंगे। इनको पता है कि हमारा लाइबिलिटी क्या है, इनको अपना ड्यूटी पता है, ये सब चीज जानते हैं प्रॉपर तरीके से कहाँ ले जाके अपना बात रखना है। खान का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। खान केवल बच्चों को गुमराह करके अपना दुकानदारी चला रहा है। बच्चों को ये चीज समझना होगा। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको मुंगेर से बताते हैं। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े रंगदारी मांगते हुए गोलीबारी का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार आदित्य कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से कारू नाम का अपराधी परेशान कर रहा था और आज कारू अपने भाई के साथ दुकान पर आकर गाली गलौज करते हुए पिता से 5 लाख की रंगदारी मांगने लगा और फायरिंग करके गोली मारने की धमकी भी दी। पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने डायल 112 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के मदद से अपराधियों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। वो हमको कुछ दिन से टॉर्चर करता था, बार बार बाहर में बोलता था तुमसे मिलेंगे, तुमसे कुछ बात करना है। आज सुबह में उसका भाई आके बाहर में बोलता है एगो का आज मारना है। उसके बाद बोल के वो चला गया। अभी हम अपने दुकान पे हम और पापा बैठे हुए थे, वो आया एकाएक एकदम पड़ा से गोली दोनों हाथ में लेके, दोनों भाई यहाँ पर पहले आगे में गाली गलौज करते हुए फायरिंग कर दिया। आगे जाके फिर फायरिंग किया 3-4 राउंड। और पापा पर बाहर में थे, पापा पर गोली सटा दिया मेरा और बोला कि 5 लाख रुपया बेटा को बोलो रंगदारी देगा और नहीं तो बेटा जान से जाएगा और दुकान भी नहीं रहने देंगे यहाँ। बिहार में अपराधियों में मानो कानून का खौफ ही खत्म हो गया हो, इसकी बानगी करती तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुंगेर की है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े रंगदारी मांगते हुए गोलीबारी का मामला सामने आया है। दूसरी तस्वीर सासाराम की है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला में दिन दहाड़े फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां बदमाशों ने निजी कॉलेज के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के कार से करीब 1 लाख कैश और लाखों का जेवर चोरी कर लिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चंद्रलोक रोड की है। पंखा टोली के रहने वाले राजीव पांडे और उनकी पत्नी रेणु पांडे गाड़ी से कॉलेज जा रहे थे। तभी बाइक पर आए बदमाशों ने कार में बैठे लोगों को भ्रमित किया। कार से बाहर निकलने पर गला घोंटू लिक्विड फेंका और कार से 2 बैग पर हाथ साफ करके फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुटी हुई है। निकलते ही फिर इधर से जब गाड़ी को देखे, एज यूजुअल कोर्स में सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर इसका गाड़ी में बैठे तो अचानक जो बैग मैडम का था, हमारे बेटा का जो बैग था, इसमें 3 सोने की अंगूठी थी, 50,000 रुपया कैश था। इसके बाद में ATM कार्ड था, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, बैंक के जो है सो साइन चेक थे, 5 बैंक के साइन चेक थे। एक साइड से मेरा लड़का उतर गया, आगे में देखा तो जल रहा था। इसके बाद हुआ क्या, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी में थे, मेरा पोता भी था। गाड़ी में लगा कि हम लोग को दम घुट रहा है, अजीब सा होने लगा। फिर दोनों लोग दोनों तरफ से निकले, बच्चा को ही पोता को भी निकाले। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे आते उसे मुझे लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद 2 बैग था, एक मेरा लड़का का बैग और मेरा बैग में ऑर्नामेंट था, 3 अंगूठी था, 95,000 पैसा कैश गिना हुआ था, बाकी कुछ हाथ सारा डॉक्यूमेंट था, RC था।
समस्तीपुर पुलिस ने दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मनीषा के पति, ससुर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया और घटना में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सहित 2 खोखा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी ने बताया कि 24 दिसंबर को बीपीएससी शिक्षिका मनीषा कुमारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। ससुराल वालों ने पुलिस को जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताते हुए थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने छानबीन की और मामले का खुलासा किया। 3 बजे के आसपास महिला शिक्षिका की हत्या जो है उनके पति के द्वारा ही कर दी जाती है और जिसमें उस समय उनके सास और उनके ससुर वो दोनों भी घर पे मौजूद होते हैं। इन सब सूचना के आलोक में हम लोगों ने पुष्टि किया और ससुराल वाले के पक्ष में ससुराल वाले के दिए गए बयान के आधार पे हम लोगों ने हथियार, खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही साथ एक लेटर भी बरामद किया है जो कॉन्स्पिरेसी के तहत लिखवाया गया था महिला शिक्षिका के द्वारा। मुजफ्फरपुर से प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां मजहब की दीवार लांघकर एक ही गांव के रहने वाले लोकेश और शमा परवीन ने भागकर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उसके बाद कोर्ट मैरिज भी किया, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। शादी के बाद लड़की अचानक गायब हो गई। लोकेश ने बताया कि एक दिन शमा के परिवार के लोगों ने सीतामढ़ी के डुमरा में बेटी से मिलने की इच्छा जताई थी। लोकेश अपनी पत्नी के साथ वहां गया था, लेकिन शमा के परिजन जबरन शमा को अपने साथ ले गए। इसको लेकर लोकेश ने सीतामढ़ी के डुमरा थाना में आवेदन दिया है और अपनी पत्नी की बरामदगी की गुहार भी लगाई है, लेकिन थाना स्तर पर कुछ न होने के बाद लोकेश ने सीतामढ़ी एसपी, आईजी को मेल करके शमा की बरामदगी की गुहार लगाई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। सीतामढ़ी मिलने के पर्पज से बुलाया गया। वहां हम लालू चौक पे पेट्रोल पंप के पास हम रुके हुए थे, सीतामढ़ी में हाईवे पे। वहां वो आधा घंटा के बाद वो वहां पहुंचे। उसी में जो है वो कुछ पुरानी बातों को लेकर के हमारे से एग्रेसिव हो गए, हमारे से गर्मा गर्मी में बात करने लगे। उसी बीच वो फोन किए अपने भाई को, ये पहले से सेटिंग था, और वो अपने भाई को बुलाए। भाई उनका 5 मिनट की दूरी पर रहा होगा, क्योंकि वो 5 मिनट में पहुंच गया और जबरन जो है मोहम्मद हुमायूं बाबर के कहने पे गाड़ी में जबरदस्ती हमारी पत्नी को हमारी गाड़ी से उतार करके अपनी गाड़ी में बैठा करके वहां से चला गया। ये जो अफ्रीता थी, उस मतलब कोर्ट के बताए अनुसार जो उसको ससुराल पक्ष को सौंपा गया। अब उसके बाद जो है फिर पता चला है कि वो वहां से मतलब गायब है। तो वो देखना पड़ेगा कि मतलब लड़की अपने घर से गायब हुई है या अपने ससुराल से गायब हुई है। लड़का लड़की दोनों का घर औराई थाना क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले लोकेश और उसी गांव की रहने वाली शमा परवीन कई वर्षों से एक दूसरे को चाहते थे और वो अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने धर्म की दीवार को लांघकर मंदिर में शादी कर ली। दिल्ली में जाकर एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने शादी की। वहीं इधर शमा के परिजनों ने लोकेश के खिलाफ गायघाट थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। वहीं कोर्ट में दोनों की शादी होने के बाद वो लोग गांव आकर रहने लगे। तभी अचानक औराई थाने की पुलिस और गायघाट थाने की पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंची और फिर उन्हें कोर्ट लेकर गई। कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज कराया गया, जहां लड़की ने सीधे तौर पे कहा कि वो बालिग है और वह अपने पति लोकेश के साथ रहना चाहती है। वहीं कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद और कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि ये दोनों साथ में रहेंगे, जिसके बाद दोनों आकर खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। लेकिन अचानक उन्हें एक कॉल आता है शमा के परिवार के सदस्य का, जिसमें बताया जाता है कि वो लोग शमा से मिलना चाहते हैं। अब शमा और लोकेश यह समझकर वहां से जाते हैं, सीतामढ़ी के डुमरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सारा मामला सब कुछ क्लियर हो गया है, अब परिवार के लोग भी उन्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब वो सीतामढ़ी के डुमरा में जाते हैं तो लोकेश कुछ समझता इससे पहले ही शमा के परिवार वाले शमा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब इस मामले को लेकर लोकेश ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है, लेकिन लोकेश का आरोप है कि उसकी फरियाद को सुनी नहीं जा रही है। इसको लेकर उन्होंने तमाम अधिकारियों को उसने मेल भी किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गया में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने प्रकाश विद्या मंदिर विद्यालय एवं ओम साई अस्पताल के निदेशक मनोज कुमार पर संगीन आरोप लगाए हैं। निदेशक पर सरकारी शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी करने के साथ ही पैसे मांगने पर स्कूल में बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
पीड़ित महिला ने थाने में लिखित आवेदन दिया। महिला थाना प्रभारी ने पीड़िता के मेडिकल चेकअप के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो मैटर आया था तो उसका केस को हम रजिस्टर्ड कर लिए हैं और केस अनुसंधान कर अंतर्गत है और केस की जांच की जा रही है। जो सच्चाई आएगा उस पे फिर उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों ठगी के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के जरिए लाखों करोड़ों का चूना पल में अपराधी लगा डालते हैं। ऐसे में कटिहार पुलिस लोगों तक पहुंचकर माइकिंग के जरिए साइबर क्रिमिनल से बचने के टिप्स बता रही है। जालसाजों से के मकड़ जाल से कैसे बचें, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। डाला हुआ है उसमें मैक्सिमम नंबर साइबर फ्रॉड के द्वारा ही डाला गया है। एकदम गलत नंबर है वो। जैसे ही आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपको भड़काएगा, आपसे सारा डाटा लेगा, आपका सारा मोबाइल से, आपके खाता से जितना पैसा सब चोरी कर लेगा। हाथों में माइक लिए लोगों को जागरूक करते ये हैं कटिहार के साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन। हाल के दिनों में कैसे साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और कैसे लोगों को ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है, इसके टिप्स भी बता रहे हैं। आपको लगता है कि ध्यान रखना है चीजों को। कभी भी अनजान नंबर से कॉल आएगा, उसको वीडियो कॉल आएगा, उसको रिसीव नहीं करना है। कभी भी किसी नंबर को अपना, किसी भी मोबाइल कॉल करने वाले को अपना मोबाइल का ओटीपी नहीं देना है। हाल के दिनों में साइबर ठगों ने नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे दर्जनों केस आए दिन साइबर पुलिस थानों में दर्ज हो रहे हैं। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके अकाउंट खाली कर देती है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले जो बधाई संदेश है उस पर किसी तरह का रिस्पांस नहीं करना है, कोई क्लिक नहीं करना है। खास करके जो एपीके फाइल वगैरह रहेगा, या कई बार हम लोग देखते हैं कि देखिए आपके मित्र ने आपके लिए क्या बधाई संदेश भेजा, इस तरह का फाइल बन के आता है। तो जो अनजान नंबर से आएंगे उसको किसी तरह का न तो फॉरवर्ड करना है, न इसको क्लिक करना है। ऐसे में साइबर पुलिस के अधिकारी लोगों को जागरूक करने की मुहिम लगातार चला रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें और साइबर ठगों से बेहद सावधान रहें। इस तरीके के माध्यम से आपके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज भेजा जाता है और इस मैसेज को खोलते ही आपका जो सारा डिटेल है वो साइबर अपराधी तक पहुंच जाता है और इसके सारे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अनजान मैसेज को कभी रिप्लाई ना करें और इससे बचें, नहीं तो आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है। छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को 2 चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी का जवाब भी नहीं देते, ना सदन में बोले। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, 2 यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। सवाल पूछना चाहता है, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने 1 बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है, नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई?
नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत सुलग गई। आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है? तेजस्वी यादव के इसी बयान पर बीजेपी ने हमला बोला तो आरजेडी ने बयान का समर्थन किया है। तो ये हरियाली आंसू बहाना बंद करें। अपनी फेल हो चुकी राजनीति को चमकाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ये जो हमारे छोटे भाई बहनों के कंधे का सहारा ले रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल कुछ फर्जी कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर के छात्रों को भड़काने की जो नाकाम कोशिश कर रहा था, उसका पर्दाफाश तो आज छात्रों ने खुद ही कर दिया। देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने तो बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं। बिहार की स्थिति अराजक हो गई है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। नेता विरोधी दल पत्र लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कोई जवाब नहीं। आखिर सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है? बिहार में 2025 की चुनावी तैयारी जारी है। सभी पार्टियां इसमें जुट गई हैं। गठबंधन को भी मजबूत करने का दावा किया जा रहा है और ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। लेकिन इन्हीं बैठकों पर सियासत भी हो रही है। एनडीए का दावा है कि चुनावी तैयारी में उनके घटक दल सबसे आगे हैं और रणनीति के साथ चुनाव में उतरने को तैयार हैं। जबकि इंडिया अलायंस बिखर चुका है, तो इंडिया अलायंस के भी नेताओं का कुछ ऐसा ही दावा है। और महागठबंधन में कभी प्रदेश अध्यक्षों की आज तक तो बैठक नहीं हुई, कभी महागठबंधन में एका हम लोगों ने देखा नहीं। तो ये महागठबंधन का वैसे आंतरिक मसला है। अमित शाह और विजय सिन्हा के बयान के बाद अब एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट होने का जो दावा कर रही है, उसका पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चालाकी की राजनीति कर रही है। देखिए, एनडीए ब्लॉक की जो मीटिंग हो रही है वो क्या सीट शेयरिंग के लिए हो रही है? चुनाव में कौन कितने सीट में लड़ेंगे उसके लिए हो रही है? ऐसी तो कोई जानकारी उन लोगों ने दिया नहीं, उनको शिष्य तो कुछ दिए नहीं। अरे ये सिर्फ तामझाम है उनका। असली मीटिंग इंडिया ब्लॉक के खाने में चल रही है, जहां हर पार्टी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि सारे सीटों को, विनिंग सीट के अपने अपने कैंडिडेट को चिन्हित करे, उस पर रिसर्च करे और एकजुट होकर बहुत जल्द हम लोग बैठने वाले हैं। क्या आपने इंडी गठबंधन में ऐसी कोई बैठक सुनी हो कि भाई कांग्रेस के दफ्तर में बैठक हुई है जिसमें राजद के नेता पहुंचे हों, या राजद के दफ्तर में बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता पहुंचे हों? वहां कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव अलग राह ले चुके हैं, ममता बनर्जी अलग राह ले चुकी हैं, केजरीवाल अलग राह ले चुके हैं और सब के सब सिर्फ कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी को नाकाम नेता बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।